तुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना हलफ उठाते ही गवादर बलूचिस्तान का दौरा किया है। बलूचिस्तान इस वक्त आफतज़दा है, शदीद बारिशों का वहाँ पे एक स्पेल जारी है जिसकी वजह से बहुत सारे अफराद जो है मुतासर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा से ही हैज़ ऑलवेज़ बीन नोन फॉर हिज पब्लिक सर्विस एंड फॉर हिज गवर्नेंस, लेकिन पिछले 16 महीनों में भी इस तरह के काम करने के बावजूद जहाँ पर भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद होते थे। इसके बावजूद वो पब्लिक सिंपैथी या वो पब्लिक वोट हासिल नहीं कर पाए थे गवर्नेंस के हवाले से। क्या अब जबकि एक रीस्टार्ट हुआ है, एक नया स्टार्ट हुआ है नून लीग की हुकूमत का, सो क्या शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लिए और अपनी हुकूमत के लिए पब्लिक सिंपैथी का एलिमेंट, पब्लिक सिंपैथी का वोट दोबारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या वो खिदमत की जो हुकूमत जिसके लिए शहबाज शरीफ मशहूर है, राइटली और रॉन्गली, वो एक अलग डिबेट है, क्या वो मुस्लिम लीग नून को रिवाइव कर सकेगी? ये एक अहम सवाल होगा। इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने कल जो फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें उनको नहीं मिलेंगी मखसूस PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। ठीक है, यहाँ तक तकनीकी गलती है PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, टेक्निकल एंड लीगल, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है इलेक्शन कमीशन के फैसले का जो कि बहुत अजीब व गरीब है और एक तरह से गलत भी नज़र आता है कि जो PTI की मखसूस सीटें हैं वो उठा के बंदरबांट हो रही हैं बाकी जमातों के अंदर। तो ये जो फ़िलॉसफी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तो आइन के ख़िलाफ़ भी है क्योंकि दीगर पार्टियां अपनी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले ही हासिल कर चुकी हैं। तो जो आइन में आपको एक हद है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, उससे ज़्यादा सीटें कैसे मिल सकती हैं? इस मुद्दे को उठाएंगे और आज से ECP ने बंदरबांट शुरू कर दी है। सिंध से इसका आगाज़ किया है। सिंध में जो PTI को 2 मिलनी थी ख़वातीन की सीटें, एक गई है MQM को, एक गई है पीपल्स पार्टी को, और जो माइनॉरिटीज़ की एक सीट थी वो भी पीपल्स पार्टी को गई है। सो क्या जो PTI का इल्ज़ाम है मैंडेट चोरी का आम इंतखाबात में, क्या वो रिज़र्व सीटों पे आके दुरुस्त साबित हो रहा है? क्या वाकई दीगर पार्टियां PTI का मैंडेट अब चोरी कर रही हैं पार्लियामान के अंदर, और इसका जो इम्पैक्ट होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे और सेनेट के इलेक्शन में, सो इसके अखलाकी रेपरकशंस क्या हैं, इसके सियासी, इसके कानूनी रेपरकशंस क्या हैं, इन मामलात पे बात करेंगे। दूसरा, अपोजिशन ने बाकायदा बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया और कहा है कि ये फेक प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको हम नहीं तस्लीम करते। तो जब अपोजिशन, और इतनी बड़ी अपोजिशन 90 से ज़ायद उसकी तादाद है पार्लियामान के अंदर और दीगर प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर भी, जब वो अदम एतमाद कर रहे हैं तो फिर पार्लियामान कैसे चलेगी, हुकूमत कैसे चलेगी? PTI इज़ एडमेंट, वो कह रहे हैं कि वी विल नॉट लेट दिस पार्लियामेंट वर्क, वी विल नॉट लेट दिस गवर्नमेंट गवर्न। तो फिर कितना बड़ा चैलेंज है? क्या यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, चल पाएगी दुरुस्त तरीके से? जुमेरात को फेडरल कैबिनेट की तश्कील भी होनी है, वो कितना बड़ा चैलेंज है? ख़ासतौर पर इसहाक डार के नाम पे बहुत एतराज़ात सामने आ रहे हैं एज़ द फाइनेंस मिनिस्टर। सो इस मुद्दे को भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सो ये वो सारे मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। एंड वन मोर टॉपिक बिफोर आई गो टू माय वर्दी गेस्ट्स। आज एक करारदाद जमा हो गई है नेशनल असेंबली में कि बानी PTI को रिहा किया जाए। सो इस करारदाद की इम्प्लीकेशन क्या होगी? सो ओपन करते हैं जी प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं आज बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात, सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। सबसे पहले मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और मंसूर अली ख़ान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मोहसिन बेग साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं? अपोजिशन ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए अवाम के दरमियान जाना शुरू कर दिया है, बावजूद इसके कि उनकी गवर्नमेंट
टेक्निकली इन प्लेस नहीं आई। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया है, कैबिनेट अभी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो कितना बड़ा चैलेंज है। ऑपोजिशन कहती है, पीटीआई कहती है कि हम ना तो पार्लियामान चलने देंगे ना ही हुकूमत चलने देंगे। आपको नजर आती है ये हुकूमत चलती हुई, मोहसिन बेग साहब? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो अपोजिशन का काम ही अपोजिशन करना है, लेकिन यहाँ पे तो ये कहना कि जी हुकूमत नहीं चलने देंगे या गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे और पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, तो इनको चाहिए पहले की तरह रिजाइन करें और घर चले जाएं। बेसिकली मुल्क के जो चैलेंजेस हैं उसके लिए इस वक्त गवर्नमेंट का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये अपोजिशन कौमी असम्बली में ज़रूर करें, लेकिन अगर सारे निज़ाम को, जिसका ये खुद भी हिस्सा है और इनका लीडर जो है वो इस निज़ाम को क्योंकि मानता नहीं है, 123 सीटें छोड़ के ये रिज़ाइन करके बाहर चले गए थे किसी कौमी असम्बली से और फिर वापस आ गए थे कि जी हमारे जो इस्तीफे हैं वो मंजूर ना किए जाएं। तो इनका अपना जो कंडक्ट है वो जमहूरियत बेस्ड नहीं है। इनका लीडर सो कॉल्ड लीडर भी नहीं मानता कि वो पार्लियामान या पार्लिमानी जमहूरियत को, वो समझता है इनकलाब लाऊंगा, फॉरएवर बैठूंगा, वो होना नहीं है इस मुल्क में। लेकिन बड़े बड़े लोग कहते हैं, मोहसिन बेग साहब, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जी इनकलाब आ गया है, वोट के जरिए इनकलाब आ गया है, बहुत वोट पड़ गया पीटीआई को और इतनी सीटें इन्होंने ले ली हैं, ये इनकलाब था। आप समझते हैं ऐसा था? देखें, वोट जरूर पड़ा है, वो शायद हजम नहीं हो रहा। हाँ। और वोट उस रिएक्शन में पड़ा है जो एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ या इनकी उनके साथ जो भी दुश्मनी चल रही है, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का रोल नहीं है। ठीक है, वोट मिला, आप जमहूरियत के तहत जद्दोजहद करें। आप अगर एतमाद नहीं करते शहबाज शरीफ साहब पे या उनकी गवर्नमेंट पे, तो अदम एतमाद लाइए, जो कि एक जमहूरी तरीका कार है। तो अब अगर ये बढ़के लगाना और पार्लियामेंट में एक ऐसा बिहेव आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान के वोटर ने वोट डाला है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान का बयानिया फिर कामयाब हुआ? देखिए, बयानिया उसका, झूठे बयानिए कभी भी कामयाब नहीं होते। लेकिन वो रोज अपना बयानिया बदल भी लेता है और फेस पे आके झूठ भी बोल के शर्मिंदगी भी नहीं है। तो बयानिया इस हद तक आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन में वोट पड़ा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं पड़ा। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इनके खिलाफ पड़ा है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को ही नहीं चलने देंगे तो क्या क्लेम है आपका जमहूरियत के ऊपर? तो इस तरीके से तो मैं समझता हूं कि किसी को बिहेव नहीं करना चाहिए। आप बड़ी तादाद में हैं, आप अपोजिशन कीजिए, आप इस सिस्टम को चलने दें, क्योंकि इनके लीडर का और इनका ये मोटो है कि ये मुल्क ना चल सके, ये मुल्क स्टेबल ना हो सके, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए, और वो उस पर काम कर रहे हैं जो कि इंटरनेशनल एजेंडा है अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा, मैं हफीजुल्लाह न्याय साहब की तरफ जाना चाहूंगी। हफीज न्याय साहब, एक तो आज कौमी असेंबली में करारदाद डाल दी है पीटीआई वालों ने और वो कहते हैं कि जुबानी पीटीआई को रिहा किया जाए। कल जुनेद अकबर खान जो कि पीटीआई के डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे, वो मेरे साथ प्रोग्राम में थे। वो कहने लगे कि जी हम कानून साजी करने पार्लियामान में नहीं आए, हम कानून साजी नहीं करने देंगे, हम इसलिए आए हैं पार्लियामान में कि इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाएं, और आज ही करारदाद आ गई है। किस तरह देखते हैं आप हफीज न्याय साहब इसको? बहुत बहुत शुक्रिया जी, और मेरे दोनों बहुत प्यारे दोस्तों को भी बहुत बहुत सलाम, मंसूर साहब को भी और जलील कदर मोहसिन बेग साहब को भी। देखिए, बात यह है कि मोहसिन ने जो बातें की हैं तो मेरे पास तो उससे डिसएग्री करने के लिए कोई और चीज है नहीं कि मैं करूं, बल्कि उसकी तायद ही करूंगा। उसमें थोड़ा इजाफा कर देता हूँ कि पीटीआई के जो ये असेंबली बनी है ना, गरीदा ये जहन में रखें, क्या ऑर्केस्ट्रेटेड है। भले से पीटीआई को वोट से मिल गए हैं, भले से पीटीआई की अपनी जेन्युइन कोई 2-4 दर्जन बंदे जो हैं शायद वो भी इसमें इलेक्ट हो गए हों, लेकिन जो जिनके कब्जा इस्तबदाद में इस वक्त पीटीआई की पॉलिसी है या पार्टी है, तो वो तो मेरे नजदीक या जो मेरा तजर्बा मुझे बताता है वो तो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। अच्छा, ये असेंबली किन की बात कर रहे हैं, जरा नाम हम ले देते हैं। जी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मैं एक एक करके सारी बात, पहली बात तो ये देखिए, जो जिस पीटीआई को आप देख रही हैं,
ये मोहसिन बेग साहब का ताल्लुक पीटीआई से खासे लेट रहा है। मैं तो बहुत जल्दी अलहदा हो गए थे इमरान खान साहब से, लेकिन इनमें से कोई एक बंदा भी नहीं है कि जो 2021 से 22 से पहले पीटीआई में हो जिसके पास पीटीआई की इस वक्त इख्तियार है, सिवाय अली अमीन गंडापुर को। इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये आप समझते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई को टेक ओवर कर चुके हैं? देखो, हर बंदा एस्टैब्लिशमेंट किस तरह नहीं होता, ये सिस्टम को समझते हैं। मंसूर साहब भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, मोहसिन बेग साहब हम सबसे ज्यादा समझते हैं। सिस्टम में जरूरी ये नहीं होता कि मैं कोई एस्टैब्लिशमेंट का टाउट हूँ या एस्टैब्लिशमेंट का प्लांटेड हूँ या मोहरा हूँ। अच्छा। वो तो टॉप लीडरशिप भी ज्यादा होती है, फिर अंदर भी थोड़े से होते हैं। बात जो होती है कि कई लोग होते हैं एस्टैब्लिशमेंट का कंपैटिबल है। हमारी सियासत के अंदर हमारी ट्रेनिंग है हमारे सियासतदानों की 60-70 साल की, जिनके अंदर वो डीएनए निकाल लिया जाता है जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए वजह निजाम बन सकता है। और वो वजह कभी वजह तो नहीं। कौन इस वक्त पीटीआई के लीडरशिप में आप समझते हैं कि कंपैटिबल है? मैं तो ये समझता हूँ कि जो एस्टैब्लिशमेंट के कंपैटिबल है वो पीटीआई के इस वक्त मौजूद जो चेयरमैन साहब है इनको भी होना चाहिए, और बड़े तरीके से प्लान जो है उनको जो प्लान किया जाना चाहिए। ये बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं आप? बैरिस्टर गौर हो या कोई और बैरिस्टर हो या जितने वकला हो, ये सारा जो जमे गफीर आया पिछले 1 साल के अंदर, ये ऐसा नहीं कि एकदम कोई इनकलाब को लाने के लिए आए हैं। ये इन्होंने खान साहब को, वो खान साहब के अंदर जो बहुत सारी खराबी, उनमें एक खराबी है कि वो सियासी तौर पर नाबल्द है और इंतहाई सियासी तौर पर बिल्कुल उनकी सोच जो है वो इतनी ज्यादा कोई ऐसी नहीं है कि जिससे कोई अच्छे फैसले कर सके। अब ये उसी का ही नतीजा है कि इनको बताया गया खान साहब को कि जी देखो जी वकीलों को टिकट देते, कि वकीलों की आड़ में करते करते वकील उचक ली। तो मेरा सवाल यही था कि वकीलों को ही देनी थी तो हामिद खान साहब जो पीटीआई के बानी है, जो पीटीआई के पहले वाइस चेयरमैन रहे हैं और 8-9-10 साल वाइस चेयरमैन रहे हैं और पाकिस्तान के एक नामवर वकील है, तो उनको क्यों नहीं दी गई? तो खैर ये बहस आपके लहद हो जाएगी। मैं पहले थोड़ी सी बात कर लूं। इनके पास जो कुछ है, जो कुछ अली अमीन गंडापुर की तकरीर है, जो उमर अयूब की तकरीर है, जो कुछ गौर साहब की है, जो अफजल शेर मरवत साहब की बढ़ के है, ये हकीकत है कि ये होनी चाहिए थी। ये ना करें तो फिर बिल्कुल ही ये एक्सपोज हो जाएंगे। मैं भी अगर कोई इस तरह का स्क्रिप्ट मेरे पास होता तो मैं ही करता। असल चीज ये है कि आया उन्होंने सिस्टम को मान लिया या नहीं मान लिया। हर जगह पे उन्होंने सिस्टम को मान लिया है, सिस्टम के साथ वो चल रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज तो हम 91 में गुलाम इसाक खान के खिलाफ देख चुके हैं, पीएस पार्टी की। वो इस स्टेज पे चढ़ जाते थे। गुलाम इसाक खान को तकरीर नहीं करनी थी जो एनुअल एड्रेस होता प्रेसिडेंट का जो, और उसके बाद 94 के बाद हम देखते रहे थे लगारी साहब के साथ। तो ये चलता रहता है। यानी कि आप समझते हैं हफीज साहब, आप समझते हैं कि ये ज़बानी बड़ा बोले हैं, ये कोई अमली सारे कंप्लाइंट है, सारे कंप्लाइंट, वेरी इंटरेस्टिंग। पीएस पार्टी भी पीएमएलएन भी और तहरीक इंसाफ कंप्लाइंट टू एंड विद एस्टैब्लिशमेंट, राइट? जी एग्जैक्टली। वेरी इंटरेस्टिंग। मंसूर साहब, यही सवाल लेकर आपकी तरफ आऊंगी। आपको लगता है कि पीटीआई में इस वक्त जो भी लीडरशिप है या जो भी लोग हैं वो सिस्टम के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंप्लायंस दिखा चुके हैं? और जो सवाल मैंने हफीज साहब से पुटअप किया कि आज करारदाद जमा हो गई कौमी असेंबली में कि इमरान खान को रिहा किया जाए, और कल जुनैद अकबर ने भी कहा हमारे प्रोग्राम में कि जी हम कानून साजी नहीं करने आए, हम इमरान खान को रिहा करवाने आए हैं। मंसूर साहब। बहुत शुक्रिया गरीजा साहबा, आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मेरा असेसमेंट एक्चुअली इसमें थोड़ा डिफरेंट है, और ये खबर नहीं है मेरी, सिर्फ असेसमेंट है, एनालिसिस है ये। वो ये है कि जिस तरह हम ये बात कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम के अंदर रह के चलना है। शायद सिस्टम ने भी ये एहसास कर लिया है कि इमरान खान को साथ लेके चलना है। शायद सिस्टम ने भी इस बात को आइडिया हो गया है कि इतने महीनों से जो कुछ हो रहा था, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के बाद जो कुछ भी हुआ है, लेकिन दोनों साइड्स ने जो है वो थोड़ा सा रिट्रीट किया है अपनी पोजीशन से। और इसकी सबसे बड़ी, मतलब बड़ी तो नहीं, एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है। वो अली अमीन गंडापुर साहब आज उसी अडयाला जेल के अंदर गए और जाके इमरान खान साहब से मिले भी। ये वही इमरान खान है, ये वही जेल है जो इलेक्शन से पहले उनकी पार्टी के लोगों के लिए बंद थी। वकील जा सकते थे अंदर, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों को मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर को वो परमिशन मिली, वो गए
उसके बाद बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स जो आपको इलेक्शन से पहले नजर नहीं आते थे टीवी स्क्रीन पे, अब आपको हर जगह नजर भी आना शुरू हो गए। ये वही अली अमीन गंडापुर हैं जो आपको वो अंडरग्राउंड हुए थे और टीवी के ऊपर कहीं नजर नहीं आते थे। उनको इलेक्शन लड़ने भी दिया गया, उसके बाद वजारत आला का हलफ भी उन्होंने उठाया और अब चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल भी उनको मिल रहा है, वहां के आईजी उनको सलूट भी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम ने भी जो है वो थोड़ी सी स्पेस उनके लिए क्रिएट की है। यहाँ पर सिस्टम से मुराद एस्टैब्लिशमेंट, राइट? यहाँ पे सिस्टम से मुराद रियासत पाकिस्तान में कहूंगा। मैं सिर्फ किसी एक कैरेक्टर की बात नहीं करूंगा या एक इदारे की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे रियासत की बात करूंगा। क्योंकि ये जो एक बात थी कि जनाब खत्म शुद्ध का लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता था, गालिबन मैंने शायद आपकी भी एक दो ट्वीट्स मैंने देखी नहीं जिसमें आपने लिखा था, तो नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं हुआ ना, मौजूद है। आप ये इल्जाम दे दे, मैं बखुशी इल्जाम कबूल कर लूंगी। ये लफ्ज मैंने ही दिया, ये लफ्ज जैसे आपने एक लफ्ज दिया था ना, मेरे कप्तान, तो इसी तरह का खत्म शुद्ध का लफ्ज जो है ना वो फिर मैंने दिया। लेकिन ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं ना, दोनों को कंबाइन, यानी मेरे कप्तान खत्म नहीं शुद्ध, तो यही हुआ ना। अच्छा, आप ये समझ रहे हैं, कप्तान मौजूद है। अच्छा, आप अगर तो ये कहें जी कप्तान वजीर आज़म नहीं बन सका, बिल्कुल नहीं बन सका, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या इसमें फैक्ट नहीं है कि आज अगर आप उसको टेक्निकलिटीज को निकाल दें, नहीं जी हम इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले मानते हैं, नहीं हम इनको आजाद मानते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रोपोर्शन जो नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स का है, जिनको लोगों ने वोट दिया है। तो वो और बात है कि फॉर्म 45 आज जो रिलीज किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, मैं जब उनको देख रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा 9 साल का बच्चा जो है इससे बेहतर मैथ्स कर सकता है। मुझे बड़ा फख्र हो रहा था उसके ऊपर कि उसकी मैथमेटिक्स स्किल्स जो हैं वो इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बहुत बेहतर है, क्योंकि उसके ऊपर खिचबिचोले जो डाले हुए थे फॉर्म 45 पे और जिस किस्म की सब्ट्रैक्शन और एडिशन उसके ऊपर हुई भी थी, वो शर्म का मुकाम था। वो एक्चुअली वो नंबर जब आप देखते हैं ना तो पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम का जो है वो नक्शा पेश करती है, वो फॉर्म 45 के ऊपर जिस तरह प्लस और माइनस किया गया है। सो वी कैन कीप ऑन सेइंग कि जी इमरान खान जो है वो बड़ी मुश्किल में है, सब कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दोनों साइड्स ने थोड़ा सा रिट्रीट। और एक और बात की जो आपने थोड़ी देर पहले रेजोल्यूशन की बात की थी, जी रेजोल्यूशन जो है वो जमा करवाया गया कि इमरान खान साहब रेजोल्यूशन के जरिए नहीं रहा होते, ऐसी ये बच्चों वाली बात है। रेजोल्यूशन के जरिए होना होता तो फिर पाकिस्तान के कई सियासतदान रेजोल्यूशन के जरिए ही बाहर आ जाते, इससे नहीं फर्क पड़ता। मैं नहीं समझता इससे कोई फर्क पड़े। लेकिन एक प्रेशर टैक्टिक तो होता है कौमी असेंबली में, क्या वो ये कामयाब होगा? और जो मंसूर खान साहब बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ना सिर्फ पीटीआई कबूल करती हुई नजर आ रही है सिस्टम के साथ चलना, जैसे हफीज साहब ने बात की, लेकिन मंसूर कह रहे हैं कि सिस्टम ने भी कबूल कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के लोग ये कहते हुए पाए जा रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा गया है एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे। क्या ये मजबूरी है सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं? और अभी जो आज ईसीपी ने फॉर्म 45, 47, 46, 48, 49 सारी गिनती के फॉर्म जारी कर दिए हैं, कि अब ये समझा जाए कि धांधली का बयानिया यहाँ से ख़त्म हो सकता है या उसका रेजोल्यूशन हो सकता है? इन चीज़ों पे, इन बातों पे, इन मुद्दात पे डिबेट करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है मंसूर अली खान साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब और मोहसिन बेग साहब। मोहसिन साहब, ये सवाल लेके मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो आज एक थोक के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म जारी कर दिए हैं, 45, 47, 46, 48, 49, गिनती ख़त्म हो जाती है। क्या ये आप समझते हैं कि जो धांधली का एक बयानिया है, जो इल्ज़ामात है, कम से कम उसका रेजोल्यूशन अब हो जाएगा? बिकॉज ऑफिशियली सब फॉर्म्स अब मौजूद सामने आ गए हैं। होना तो जी ऐसे ही चाहिए। कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में मेरा ख्याल में ये जाते रहेंगे, केसेस चलते रहेंगे। अब देखना ये है कि इस सिस्टम को, इस हुकूमत को, इस पार्लिमान को, जमहूरी निज़ाम को आपने आगे कैसे लेके जाना है। जहां तक आपने रेजोल्यूशन की बात की, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर खान साहब को कोई रिलीफ मिलना है, वो पार्लिमान से नहीं मिलना, वो कोर्टों से मिलना है। तो वो तो एक स्टंट है जैसे कि ये कर रहे हैं। इनमें अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आई। ये हमारे सिस्टम का फेलियर देखिए। जैसे आप कह रहे थे कि सिस्टम ने समझ लिया, सिस्टम बिखर चुका हुआ है। इस मुल्क में कोई सिस्टम इस वक्त नहीं है। अगर सिस्टम होता तो उसकी ये नाकामी ना होती। और जिसको हम सिस्टम कहते हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और उनकी नालायकी भी खुल के सामने आ गई। और वो जो मिथ थी कि आप किसी को जितवा सकते हैं और आप किसी को हरवा सकते हैं,
वो भी टूट गई। यहां पर सिस्टम से मोहसिन साहब आपकी मुराद एस्टैब्लिशमेंट है? जो मर्जी कह लीजिए इसको, मकसद ये है कि आपने अगर इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है और इस रियासत को मईशत वाइज बचाना है तो आपको इस गवर्नमेंट को 2-3 साल चलाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं 2-3 साल बाद के एक फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए, हाँ। तो जाना चाहिए। हमारे जमहूरी निज़ाम में ये नहीं है कि 5 साल पूरे करने हैं, चाहे वो पार्लियामान चले, चाहे वो हुकूमत चले या ना चले। तो मकसद ये है कि सबको सोचना चाहिए कि ये मुल्क जो है, जिनसे आपने वोट लिए हैं, वो तकरीबन सारे पाकिस्तानी हैं। इंडिया से आके किसी ने वोट नहीं डाला, आपको डाला या मुझे डाला या किसी और को डाला। अच्छा मोहसिन तो साहब, जो मसाइल हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं आपके, 2-3 साल के बाद अगर मिड टर्म इलेक्शंस में जाना पड़े तो जाना चाहिए। जाना चाहिए। आप फ्रेश मैंडेट लें। अगर किसी को ये जोम है कि उसकी 80 सीटें, हालांकि इलेक्शन कमीशन में सिर्फ 22 सीटों पे इन्होंने पिटीशन डाली है और शोर डाल रहे 80 सीटें चोरी होगी, तो उन 22 में से भी जो 11-12 है वो केपीके की है, जहां का वो जिक्र नहीं कर रहे कि वहां धांधली नहीं हुई। और 7 सीटें पंजाब की है जहां वो कह रहे हैं बहुत मैंडेट लुट गया, चोरी हो गया। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन साथ में केपी में वो कह रहे हैं, सीएम ने खुद कह दिया कि मैं पूरा केपी खोलने को तैयार हूं। जहां पर आप कहते हैं आप खोल लें कोई भी हलका, ये आवाज हमें सिंध से नहीं आ रही, कराची में खासतौर पर नहीं आ रही, पंजाब में खासतौर पर नहीं आ रही। देखिए, मैंने आपको बताया कि सिस्टम जो सो कॉल्ड सिस्टम था वो इस बुरी तरह फ्लॉप हुआ है कुछ लोगों की नेग्लिजेंस की वजह से, और उसकी मिथ टूट गई। आप देखिए कि सिंध में कोई खप नहीं डल रही कि हमारे यहां धांधली, ना पीटीआई ना कोई और। तो मकसद यह है कि कहीं ना कहीं तो ऐसा बनाया गया सिस्टम जिसमें पीपल्स पार्टी को सारी सीटें मिल गई, जिसके अंदर एमक्यूएम को सीटें मिल गई, जिसके अंदर सिर्फ अगर प्रॉब्लम आई तो पंजाब में आई, जिनके सारे डिवीजन उड़ गए। तो मकसद यह है कि अभी भी अगर इस पार्लियामान को आप नहीं चलने देंगे, जो कि मैं समझता हूं इनकी बढ़के, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते पीटीआई वाले, मेजॉरिटी में है नहीं, इनके लीडर में आज तक नहीं आई, इनमें कहां से आएगी। ये तो एकदम भी दाव चल गया, वो पार्लियामान में पहुंच गए। जैसे हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा, ये लोग तो ना पीटीआई का हिस्सा है, ना पीटीआई का फेस है, ना कुछ है। तो एक मतलब कभी भी किसी का दाव तो चल सकता है। हमारा मुल्क ऐसा ही है जहां बहुत सारे लोगों की लॉटरी निकलती है, धड़ाधड़ अमीर भी हो जाते हैं और पार्लियामान में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद, सारी बातों के बावजूद, आप इस वक्त जो मसाइल हैं रियासत के, उसके ऊपर आपको सिंसेरिटी दिखा के 2-3 साल चले, 2-3 बजट आप गुजारिए, आवाम को रिलीफ मिले, IMF इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरी हो, उसके बाद दोबारा इलेक्शन में जाए। ये बात मोहसिन बेग साहब बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। हफीज साहब, यही बात मैं लेके आपकी तरफ आऊंगी। मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए। मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं कि 2-3 साल हुकूमत चले, उसके बाद अगर मिड टर्म में जाना है तो जाएं। एंड यहाँ पे मैं रिमाइंड करवाती चलूँ कि आर्मी चीफ की जो नौजवानों के साथ मुलाकात हुई थी यहीं इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर में, वहाँ पर हम लोग भी मौजूद थे, तो वहाँ पर आर्मी चीफ ने भी ये बात की कि कोट अनकोट तो नहीं, लेकिन उनकी बात का मफहूम यही था कि एहतसाब हमेशा और हर वक्त अवाम के हाथ में होना चाहिए। अगर कोई MNA MPA डिलीवर नहीं कर रहा तो कोई मजबूरी है कि आपने 5 साल उसकी बैड गवर्नेंस या उसकी नॉन डिलीवरी को आपने सहते रहना है। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपका अगर MNA MPA गवर्नमेंट पार्लियामान डिलीवर नहीं कर रही तो आप कहीं मिड टर्म में, कहीं फ्रेश इलेक्शन में चले जाएं। हफीज साहब। गरीदा, पहले तो मैं मंसूर साहब की एक बात पे कमेंट करूंगा। उनका ये कहना दुरुस्त है कि सिस्टम इस चीज को जो है जो कभी नहीं कबूल करेगा। जो उन्होंने कहा कि जिस सिस्टम ने कबूल कर लिया है, तो मेरे पास पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री पड़ी है। सिस्टम कभी भी नहीं कबूल करता, सिस्टम टाइम बाय करता है। अच्छा। उनके पास वो मैकेनिज्म ही नहीं है कि जिसमें कबूल करे। इसमें मोहसिन साहब से कभी आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करें तो आपकी रहनुमाई भी कर देंगे कि सिस्टम के अंदर ये इनबिल्ट एक प्रॉब्लम है। मेरे सामने इस वक्त पाकिस्तान के ये 11वां इलेक्शन है 1970 के बाद।
ये तय करना कि जी 2024 की बेईमानी जो है वो अपने रिकॉर्ड कायम कर गई है, 2018 की या 1970 की, हर इलेक्शन के बारे में आपके पास कोई ना कोई वजह नजर आ रही है और कोनो कंटेंट चल रही है। अच्छा, बाकी मिड टर्म इलेक्शन देखें, मिड टर्म इलेक्शन होने की वजह यह है कि उसकी सिर्फ एक ही मेरे सामने तोजी है कि आज तक पाकिस्तान के जो 70-72 साल तारीख है, मैं 77 ईयर्स हिस्ट्री नहीं कह रहा हूँ, उसके अंदर एक वजीर आजम नहीं आया जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर यहाँ पे आया हो, एक भी नहीं आया। और एक वजीर आजम भी नहीं आया जिससे इनकी बनी हो आज तक एस्टेब्लिशमेंट की या सिस्टम की, एक वजीर आजम नहीं आया। जब इमरान खान आए थे तो मैं उस वक्त इसी तरह वेहेमेंटली कहता था कि इमरान खान साहब की इनसे नहीं चलेगी, नहीं बनेगी। तो मेरे बड़े सीनियर दोस्त जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, दानिशवर हैं, तो वो कहते थे कि यार ये दूर की कोड़ी ला रहे हो, नामुमकिन चीज है। मैंने कहा देख ले, कॉलम लिखा था 22 मार्च 2018 को कि 2023 से उससे 1 साल पहले तब का लिखा हुआ 2018 का, नवाज शरीफ को ये वापस लाएंगे क्योंकि उसके बाद इनकी बड़ी धींगा मुश्किल शुरू हो जाएगी। यही बात, खैर इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो अभी भी आप समझते हैं, अभी भी आप समझते हैं सर, अभी भी आप कोई कॉलम लिखेंगे कि शहबाज शरीफ भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे? नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, हुकूमत 5 साल पूरी होना और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम इसको इकट्ठा करते बिल्कुल का कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत पूरी कराई जा सकती थी, लेकिन सियासी अदम इस्तेकाम जो था वो दो गुना हो चुका था। जो नवाज शरीफ साहब जहाँ के छोड़ो, जहाँ पे उनके नहीं, हफीज साहब सॉरी इंटरजेक्ट, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। हफीज साहब सॉरी इंटरजेक्ट करने के लिए, ब्रेक पर भी जाना है। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे, 2-3 साल बाद कुछ ना कुछ फ्रेश इलेक्शन या कुछ ना कुछ और होगा? मैं मान ही नहीं सकता हूँ, मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि ये आप बेशक रिकॉर्ड करके दिखा दें और उसके बाद देखें कि शहबाज शरीफ साहब अपनी मुद्दत पूरी करें, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे ये खतरा है कि इस दफा मुद्दत पूरी करने की वजह, इस दफा 2-3 सेंटेंस मेरे जरूर सुन लें क्योंकि उससे आपका जो है ये आर्गुमेंट मुकम्मल हो जाएगा। उसमें पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, ये हालात का जबर होता है। उसमें ये नहीं होगा इस दफा कि शहबाज शरीफ साहब की कोई लड़ाई हो जाएगी या पार्टी से लड़ाई जाएगी। उसमें ये हुई कि होता हालात आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, क्योंकि पब्लिक के अंदर इमरान खान साहब के पास अगरचे स्ट्रीट पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब जो है उनकी सियासत इस जगह सबसे स्ट्रांग है। एक तो आप सर मुझे ब्रेक भी लेनी है, एक आप कह रहे हैं कि हालात ऐसे हो जाएं। आप असल में बात आप दरम्यान में मुझे उसमें दूसरी बात ये सुन ले कि 1988 के अंदर जितनी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग थी इलेक्शन कराने में और ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल प्लान किया था, तो क्या बेनजीर को रोक सके थे? प्लीज सर ब्रेक पर जाना है, जरा रिक्वेस्ट होगी कि इसको जरा शॉर्टन कर दें, एक ब्रेक लेनी है। लेकिन तीसरा भी बता दें, आप कह रहे हैं कि 2-3 वजूहात, 2 आपने बता दी, हालात का जबर, दूसरा आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट रोक नहीं पाएगी, तीसरी वजह क्या हो सकती है आपके नजदीक? तीसरी वजह बिल्कुल सिंपल है, जो असल वजह जो बननी है वो ये बननी है कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है, या उनको ये जब फैसला अगर उन्होंने ये कर लिया कि ये मेरी सियासत का एंड है, मरीम नवाज शरीफ साहब अगर आखिरी पड़ाव है, सियासी पड़ाव आखिरी पड़ाव है, और शहबाज शरीफ साहब को एक दफा आखिरी दफा मैंने वज़ीर आज़म बनाने बन गया, अब छुट्टी है। लेकिन अगर उन्होंने कोई ऐसी जो अंगड़ाई ली ऐसी कि जिसके उन्होंने अपनी सियासत को परवान चढ़ाने की कोशिश की, एस्टेब्लिशमेंट ने वही स्नैप कर देना। देखते नहीं पिछले इलेक्शन से पहले 6-7 महीने वो मुंह से बात निकाल देते, अभी लंदन से नहीं आए थे तो ये भागे भागे जाते थे कि क्या कहते हैं, अकबर नाम लेते हो खुदा का, इस जमाने में भाजपा का नाम ले रहे हो। एस्टेब्लिशमेंट भाजपा साहब के साथ क्या उनका रवैया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये बात मेरे या गरीदा या मोहसन या मंसूर साहब के थे कि मुंह से नहीं सुन सकते। राइट, उनका तकद्दुस पामाल होता है। हफीज साहब बड़ी जबरदस्त बातें आपकी, बड़ी जबरदस्त बातें हैं, लेकिन ये बातें हम कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। और ये जो मोहसिन बेग साहब ने और हफीज न्याई साहब ने एक छेड़ दिया है सिलसिला मिड टर्म इलेक्शंस का, और क्या वजूहात हो सकती हैं कि शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी नहीं कर सकते, मंसूर साहब से इसका जवाब लेंगे और कुछ मजीद सवालात मोहसिन बेग साहब से, हफीज न्याई साहब से मजीद करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मंसूर खान साहब, क्या आप भी समझते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस हो सकते हैं और शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकें? शायद उसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, चंद एक आउटलाइन कर दी हैं हफीज साहब ने। गरीदा साहबा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
ये इतने बड़े बड़े इदारे हो गए, ये जब बैठ के अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं ना, तो वो इस मुल्क के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे साल 1.5-2 साल के बाद क्या होगा। शेख रशीद साहब के आपने भी बड़े इंटरव्यूज किए, मैंने भी किए, बड़ी कोशिश की उनसे इतने सालों मुलाकात के दौरान कि उनकी सलाहियत मैं सीख सकूं कि जनाब वो जिस तरह प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते थे तो मेरे अंदर भी ये खसूसियात आ जाएं, नहीं आ सकी। मैं शायद एक काहिल किस्म का इंसान हूं, नहीं सीख सका। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो कम से कम बहुत मुश्किल है। मेरे सीनियर्स हैं, ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे तो आप मुझे बता दीजिए, क्या पाकिस्तान में चलें हम, मेरे अलावा 3 लोग और मौजूद हैं आज इस प्रोग्राम में, क्या आप लोग कभी ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी या नहीं चलेगी, या कब तख्ता उलट जाएगा? हमें हमेशा ही डर रहता है इस बात की, हमारी तो बेचारे यहाँ पे इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो सिमटी हुई एक कोने के अंदर बैठी होती है कि कब कोई आएगा और आके मुझे चपेट मार के ले जाएगा यहाँ से। तो इसलिए प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। अगर तो जहां पे प्लान बनते हैं, जहां पे फैसले होते हैं, अगर वहां पे फैसला हो गया कि 5 साल या 2.5 साल या 3 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल क्या यहाँ पे जनाब यही बंदा 10 साल चलेगा तो वो चलेगा, बात खत्म। और अगर 2018 में जिस तरह की सूरत हाल थी, तो अगर जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि जनाब सेम पेज और 10 साल के लिए जनाब ये काम बन गया है, वहीं पे ख्वाजा आसिफ साहब हमें बताते हैं कि मुझे तो 2019 में ऑफर हो गई थी कि जनाब आ जाएं, पंजाब टेक ओवर कर लें आप, यानी साल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो बहुत सी एग्जांपल्स है। तो मेरे ख्याल में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल, मेरे लिए कम से कम बहुत मुश्किल है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी क्वालिटीज की बात करूं, आपकी मेरे बात पास बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यही वो हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होता है ना, जिसकी बुनियाद पे सहाफी तज्जियाकार बताते हैं कि जी ये एक हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसकी बुनियाद पे ये चीज मुमकिना तौर पे हो सकती है। अब तो नून लीग वाले मंसूर साहब खुद कह रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े रहनुमा, कि जी हो सकता है कि 2-3 साल के बाद हमें फ्रेश इलेक्शन में जाना पड़े, तो हमें जाना चाहिए। तो जिन्होंने हुकूमत बनानी है वो खुद ये बातें कर रहे हैं मंसूर साहब। शहबाज शरीफ साहब कभी भी मेरे ख्याल में अब तक जब वजीर आजम बने हैं, वो अपनी खुशी से नहीं बने, मेरे ख्याल में उससे ज्यादा किसी और की खुशी से बने हैं। तो जब किसी और की खुशी होती है और आपको कह दिया जाता है कि जनाब आपने बैठना है यहाँ पे, तो आपने बैठना है। जब आपको कह दिया जाएगा कि जनाब आपने खड़े होना है, तो आपने खड़े हो जाना है। 16 माह की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, मेरे ख्याल में नून लीग वाले खुद बैठ के अपने बाल खींच रहे थे कि भाई ये क्या, किस किस्म की गवर्नेंस की है हमने। लेकिन आज देख लीजिए 2024 का 8 फरवरी का इलेक्शन होता है और वही शहबाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आजम बन जाते हैं। तो ये मुल्क है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। मैं माजरत के साथ दोबारा वही कहूंगा, इसके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। राइट, मोहसिन साहब, कमिंग टू यू, बिल्कुल लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ दिस प्रोग्राम, आपको लगता है कि मामलात कुछ संभल पाएंगे, ख़ासतौर पे शहबाज शरीफ के लिए आसान होगा? अभी कैबिनेट की फॉर्मेशन है, इसहाक डार के नाम पे रिपोर्टेडली बहुत एतराज़ात सामने आ रहे हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। गरीदा, एक तो चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो मैंने कहा मिड टर्म, मेरा मकसद ये था कि आप अपना परफॉर्म कीजिए, परफॉर्म करने के बाद जो मईशत के हालात हैं उनको बेहतर कीजिए और उसके बाद इलेक्शन पे जाएं। एक तो क्लैरिटी ये है। कोई किसी की ख्वाहिश हो बैठे रहें या चले जाएं, वो मेरा ख्याल में शहबाज शरीफ साहब इजी होंगे गवर्नेंस करने में। अब मसला ये आ रहा है कि आगे जैसे आपने सवाल किया कि फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, तो नेचुरली वो तो इनके अलाइज और इनकी अपनी चॉइस है। जहां तक इसहाक डार साहब का तल्लक है, मेरा ख्याल में आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए इस मुल्क को, खासकर आपके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसके लिए इन्होंने एक साहब को मेरे ख्याल में सिलेक्ट किया है, औरंगजेब साहब हैं, और वो मेरे ख्याल में कल उनके साथ इनकी मुलाकात भी हो गई है। तो ठीक है, नए चेहरे आने चाहिए, नए लोग आने चाहिए, नए आइडियाज आए, और कोई वो जो हम एक स्टेटस को में फंसे हुए थे कि वही लोग वापस आके सीटों पे बैठ जाते हैं। लेकिन इसहाक डार एज फाइनेंस मिनिस्टर बेहतर नहीं है, या उनके नाम पे एतराजात कहां से हैं मोहसिन बेग साहब? नहीं, मैं तो उनको जज करने वाला कोई नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि जो मुल्क के मसाइल हैं और सेक्लो स्टाइल किस्म के जो हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं ना, वो इस मुल्क की मईशत को डुबोए ही है माफी के साथ, इसकी कोई बेहतरी नहीं कर सके। वो 5-6 लोग हैं, वो हर हुकूमत में घूम फिर के आ जाते हैं। तो मकसद यह है कि कोई नया आइडियाज लाएं, कोई बाहर से किसी को पकड़े, उधार ले आए किसी को जो इस मुल्क की मईशत को ठीक करे।
उधार ले आए इसको। हफीज़ साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही थी लेकिन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नाइस साहब, मोहसिन बेग साहब, मंसूर अली खान साहब आज के प्रोग्राम के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock on GTV. Allah Hafiz.